तो प्रीवियस टाइम हम लोगों ने काइनेटिक्स किया था, काइनेटिक्स में कहाँ तक किया था ये बताओगे? काइनेटिक्स यूनिट ऑफ के, ओके। तो लास्ट टॉपिक यूनिट ऑफ के था। हाँ, तो यदि अब 1.5 ऑर्डर है तो यूनिट ऑफ के क्या होगा? कंसेंट्रेशन रेस टू 1 माइनस एन आया था ना, कंसेंट्रेशन रेस टू 1 माइनस एन बाई व्हाट? टाइम, टाइम इनवर्स, मोल पर लीटर का पावर 1 माइनस एन। तो 1.5 है, यदि एन एन ऑर्डर ऑफ द वैल्यू इज 1.5 तो उसका यूनिट ऑफ के क्या होगा? ये यहाँ तक बता दिया था, 1 माइनस एन, 1 माइनस 1.5 मतलब -0.5 ना, ठीक है। तो अभी हम लोग स्टार्ट करेंगे एलिमेंट्री रिएक्शन एंड कॉम्प्लेक्स रिएक्शन। तो एलिमेंट्री रिएक्शन क्या हो जाता है? इसका पीडीएफ ऑलरेडी मैंने भेजा है। इट इज वन स्टेप प्रोसेस, जो एक स्टेप में होगा उसको वन स्टेप प्रोसेस कहेंगे, राइट। एंड कॉम्प्लेक्स रिएक्शन इज मोर देन वन स्टेप। एलिमेंट्री रिएक्शन वन स्टेप प्रोसेस एंड कॉम्प्लेक्स रिएक्शन मोर देन वन स्टेप प्रोसेस। तो जैसे कि वन स्टेप प्रोसेस और ये हो गया, देखो नोट्स में दिया हुआ सिंगल स्टेप, तो इसमें नो इंटरमीडिएट इज फॉर्म। हैंड रिटन नोट्स मैंने भेजा था ना, उसे देखो, नो इंटरमीडिएट इज फॉर्म। कॉम्प्लेक्स में मोर देन वन स्टेप है, तो इसमें क्या होगा? इसमें इंटरमीडिएट इज फॉर्म, यही है ना। अब ए ये दिया हुआ, तो अब हम लोग डिफाइन करेंगे रेट लॉ। रेट लॉ क्या कहेगा? रेट लॉ मतलब रेट कंसंट्रेशन के अकॉर्डिंग कैसे वेरिएट करता है? रेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू के ए रेस टू एक्स बी रेस टू वाई, ऐसे। अब ये x इक्वल टू ए एंड y इक्वल टू बी एक ही कंडीशन में होगा, जब कंडीशन व्हेन रिएक्शन इज एलिमेंट्री। व्हेन रिएक्शन इज एलिमेंट्री तो ये होगा y इक्वल टू बी। मतलब यदि वन स्टेप है तो तुम कैसे जानोगे प्रोसेस वन स्टेप है कि नहीं है? तो लिखा रहेगा कि ये एलिमेंट्री रिएक्शन है तो क्या होगा। एग्जाम्पल, इफ कॉम्प्लेक्स रिएक्शन देन x may or may not be equal to a। A and y may or may not equal to b। तो लॉ ऑफ मास एक्शन के अकॉर्डिंग क्या था? लॉ ऑफ मास एक्शन याद है? इक्विलिब्रियम में क्या था? रेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ए रेस टू ए बी रेस टू बी, ऐसे था ना। इसका मतलब ये किसके लिए वैलिड है? वैलिड ओनली फॉर एलिमेंट्री रिएक्शन। मतलब लॉ 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 ऑफ मास एक्शन क्या है? एलिमेंट्री रिएक्शन तभी उसी के लिए वैलिड होता है ना। कॉम्प्लेक्स होगा तो कर ही नहीं सकते ऐसा। एलिमेंट्री होगा तो डायरेक्ट कोएफिशिएंट आ जाएगा, और कॉम्प्लेक्स होगा तो कोएफिशिएंट नहीं आएगा, कुछ भी आ सकता है, कोएफिशिएंट भी एक चांस है कि आ जाए। ऐसे इतना क्लियर हुआ सबको? यस सर, नो, सबको क्लियर हो गया? अचल, दीप्ति, अथर्व, इन लोगों को क्लियर है? आयुष और सिद्धेश, तुम्हें क्लियर है?
यस, और कौन है? 4 हो गए ना, 5। यश, ओके। 6 ऑफ यू क्लियर, तो और 2 बच कौन से गए जिनको क्लियर नहीं है? अदिति कहाँ है? अदिति शिफ्टेड टू मॉर्निंग बैच क्या? स्ट्रेट तुम्हें क्लियर है? ओके, ठीक है। तो ये हो गया, यहाँ तक एलिमेंट्री रिएक्शन होगा। था नेक्स्ट करें अभी। हाँ, तो ये सब नोट्स में है, तो कुछ जरूरत नहीं लिखने की। क्लियर नहीं आ सकता। हाँ, ये दिया हुआ कि 2a plus b is equal to c is elementary reaction if concentration of a and b are doubled, तो rate increases by how many times? ये बता सकते हो? How many times rate increases? एक आंसर आया। स्ट्रेट 3 times, नो। अथर्व 4 times। दोनों का कंसंट्रेशन डबल हुआ। आयुष करेक्ट है। नो स्ट्रेट, आयुष का करेक्ट आ रहा है। अचल करेक्ट है, 8 times। अचल है ना, आयुष का आंसर करेक्ट है। Since the reaction is elementary, the rate will be equal to what? K into a square into b। अब इसको डबल किया, इसको भी डबल किया, तो कितना होगा? ए को डबल करोगे तो उसका स्क्वायर हो जाएगा ना 4 टाइम, और ये डबल, राइट? तो रेट इंक्रीजेस बाई 8 टाइम्स। क्यों? जब एलिमेंट्री दिया हुआ, ये वर्ड एलिमेंट्री हटा दिया जाए तो क्वेश्चन तुम सॉल्व नहीं कर सकते। तब रेट लॉ क्या होगा तुम बता ही नहीं सकते हो। रेट लॉ एलिमेंट्री का बता सकते हो, तो एलिमेंट्री रिएक्शन करके रिटर्न होगा तब तुम बता पा रहे हो। ओके, तो ये सब क्वेश्चन मिलेंगे तुम्हें, देख लो, यही सब दिया हुआ। उसके बाद वो पेज हो गया कि कॉम्प्लेक्स सेक्शन मोर देन वन स्टेप पे हो गया। नाउ कॉम्प्लेक्स के लिए कुछ भी होगा। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, हैंड रिटन में देखना ऑर्डर ऑफ रिएक्शन के बारे में क्या क्या लिखा हुआ है। ये सब ऑब्जेक्टिव में आएगा, जो जो स्टेटमेंट में लिख रहा ना, 4 स्टेटमेंट है, पूछेगा कौन सा फॉल्स है। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन जैसे एन हो गया, इट मे बी व्हाट? ऑर्डर ऑफ रिएक्शन मे बी जीरो, जीरो ऑर्डर हो सकता है। फ्रैक्शनल जीरो मतलब क्या हो गया कि तुम उसका कंसंट्रेशन कितना भी चेंज करो फर्क ही नहीं पड़ रहा उसे। मे बी 1, मे बी 2, मे बी 3, कुछ भी हो सकता है। बट ऑर्डर ग्रेटर देन 3 आर रेयर। 3 तक ऑर्डर मिलता है, 4 5 वगैरह नहीं मिलता है ना। अब उसके बाद क्या किया लिखा हुआ? ऑर्डर मे बी निगेटिव विथ रिस्पेक्ट टू व्हाट? अ पर्टिकुलर सब्सटेंस।
कोई पर्टिकुलर सब्सटेंस है, उसके रिस्पेक्ट में ये नेगेटिव भी हो सकता है। क्लियर? हाँ, तो किसी के रिस्पेक्ट में नेगेटिव भी हो सकता है। नाउ ऑर्डर कैसे डिफाइन किया था? पिछले बार बताया था ना, एक ऑर्डर कैसे निकालते हैं? नहीं बताया था। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन इज बेस्ड ऑन एक्सपेरिमेंटल कंडीशन। एक्सपेरिमेंट से आता है, कैसे वो बताता हूँ। एक्सपेरिमेंटल कंडीशन। एग्जाम्पल, मान लो कि ये एक रिएक्शन हो गया ए, इस तरह से। तो रेट लॉ क्या होगा? रेट विल बी के ए का पावर एक्स बी का पावर वाई, ऐसा है ना। ये हो गया रेट इक्वल टू के ए का पावर एक्स बी का पावर वाई है। अब ए के कंसंट्रेशन का डबल करो और रेट डबल हो जाए। ए को डबल किया और रेट डबल हो गया है, ये उस दिन बता रहा था मैं, फिर से देखते जाओ। तो एक्स का वैल्यू क्या आएगा? ए को डबल किया और रेट भी डबल हो जाए तो एक्स वन है। ए को डबल किया और रेट 4 टाइम आ जाए, ए को डबल किया रेट 4 टाइम आ जाए तो एक्स का वैल्यू 2 है। ये है ना। हाँ, अब ए को 10 टाइम किया और रेट पे इफेक्ट ही ना पड़े तो एक्स का वैल्यू 0। यस रेट। अब बी को चेंज करेंगे, ए को छोड़ दो, ए को फिक्स रखो। बी को ट्रिपल किया और रेट मान लो कि 9 टाइम आ जाए, 2 होगा, राइट। एक बी को ट्रिपल किया, रेट 1.732 टाइम्स आ जाए, बी को ट्रिपल किया और रेट 1.732 टाइम्स आ जाए। यस, दैट इज रूट 3। 1/2 इज, यस अचल, करेक्ट है, 1/2। ऐसे ही होगा ना, तो इससे ऑर्डर निकलेगा। तो अभी काम करते हैं वो कैसे निकालते हैं। एक टेबुलर फॉर्म आएगा। टेबुलर फॉर्म थोड़ा देखो तो, पीडीएफ ओपन करो जो मैंने बुकलेट भेजा। ये बिगनर्स बॉक्स से ऊपर जाओ। बिगनर्स बॉक्स 1 के पास ये पेज नंबर होगा 163 से स्टार्ट होता है आई थिंक, 168 वगैरह के आसपास कुछ। 165, 170, 170 के बाद ही होना चाहिए तो हाँ लिखा, हाँ। आगे पेज नंबर 168, पेज नंबर 168 पे जाओ। इलिस्ट्रेशन 7, ये बताया नहीं था ना। ये डिस्कस किया है क्वेश्चन नंबर 7 मैंने। नो, ओके ओके, स्ट्रेट, गुड। स्ट्रेट का आंसर प्रॉम्प्टली आता है कम से कम, तो मुझे मालूम चलता रहता है। गुड, इसी तरह बताते रहो, तुरंत फास्ट होते रहेगा ना सब।
देखो इलस्ट्रेशन 7, इसमें क्या हो गया, कंसंट्रेशन ऑफ ए दिया हुआ है, कंसंट्रेशन ऑफ बी दिया हुआ है, राइट, और एक रेट दिया हुआ है। रेट क्या हुआ है, ए और बी का दिया हुआ है, यहाँ पे ए का वैल्यू, बी का वैल्यू, रेट का वैल्यू है ना। तो पहले इक्वेशन से रेट कितना होगा, 4 इंटू 10⁻⁻⁴ विल बी इक्वल टू के इंटू कंसंट्रेशन ऑफ ए कितना है, यहाँ पे देखो ये है 0.1 और बी उस समय 0.1, तब ये 4 इंटू 10⁻⁴ यही है ना। तो के इंटू 0.1/x, ये बेसिक मेथड हो गया जिससे सॉल्व होगा। पहले आईआईटी के क्वेश्चन आते थे केवल यही आता ही था, एक टेबल दिया रहेगा, एक्स वाई कैलकुलेट करो। पहले आईआईटी करना बहुत ईजी था, एक समय तो आईआईटी मार्क्स बेसिस पे भी होता था, 12th के मार्क्स पे, 1965 66 वगैरह। ओके, तो ये हो गया इतना वैल्यू। नेक्स्ट का वैल्यू क्या होगा, 1.6 इंटू 10⁻13, दूसरे 16 लिख दे, 16 इंटू 10⁻⁴ ले लोगे। के उस समय ए का वैल्यू कितना है, 0.2, 0.2/x, और y के b कितना है, ये भी 0.2, 2/y। दो तीन अननोन हो गए, के एक्स और वाई, दो इक्वेशन हो गए। एक और इक्वेशन लिखना होगा, थर्ड इक्वेशन लिखोगे 20 इंटू 10⁻⁻3, 20 इंटू 10⁻⁻3 है ना। ये कौन सा पेज है, सबको मिला हुआ ना, पेज नंबर 168, बिगनर्स बॉक्स 1 के जस्ट अबव। के इंटू, मतलब ये क्वेश्चन आएगा ही, हर बार आते रहता है, बहुत सिंपल है, कुछ भी नहीं है इसमें, एक बार भी समझ जाओ तो होगा। 0.5 का एक्स और ये 0.1 का वाई, ये बना 3। अब ये तीनों इक्वेशन ऐसे डिवाइड करो ना कि कोई एक कैंसिल हो जाए। इक्वेशन 1 और थर्ड को डिवाइड करेंगे तो बी वाला पार्ट कैंसिल हो जाएगा। तो डिवाइडिंग इक्वेशन 1 बाई इक्वेशन 3 क्या आ जाएगा, इक्वेशन 1 है 4 इंटू 10⁻⁴, 3 क्या है 20 इंटू 10⁻⁻3 है क्या, -4 हो जाएगा, 2 इंटू 10⁻⁻3 था, -4 किया कि पावर कैंसिल हो जाए, के बाई के, यहाँ 0.1/5 मतलब 1/5 का पावर एक्स, और ये 0.1/0.1 मतलब 1 आ गया कैंसिल होकर वाई। ये वैल्यू कितना हो गया, के भी कैंसिल, तो 1/5 इक्वल टू 1/5 का पावर एक्स। यहाँ से मुझे एक्स आ गया 1, एक इक्वेशन मिल गया ना, एक्स इक्वल टू 1। नाउ सॉल्व, वाई का वैल्यू क्या आ रहा है, किसी दो इक्वेशन को डिवाइड कर दो, वाई वाला भी आ जाएगा। हाँ चल, रेट 2 इंटू 10⁻⁻3 दिया, करेक्ट, उसको 20 इंटू 10⁻⁻4 कर दिया मैंने, ताकि पावर कैंसिल हो जाए। तो ऑर्डर विथ रेस्पेक्ट टू, बताया था एक्स इज ऑर्डर विथ रेस्पेक्ट टू ए, मतलब ए का पावर एक्स है और बी का पावर वाई है। ऑर्डर मतलब पावर ही है ना। आप बताओ, वन आ रहा है वो भी, ओके स्ट्रेट। तो बी के लिए क्या होगा, इक्वेशन 1 और 3 को डिवाइड कर दे, या हाँ 1 और 2 को डिवाइड कर दे, इक्वेशन 1 बाई इक्वेशन 2, कितना आ जाएगा, इधर 1/4 और के कैंसिल, ये 1/2 जो कैलकुलेट करना है, और ये आ जाएगा 0.1/0.2, ये आ गया 1/2 पावर कितना है वाई। अब वाई पे कैलकुलेट नहीं, एक्स कैलकुलेट हो चुका हम लोग का, एक्स 1 है, एक्स हटा के 1 लिख दे, तब वाई देखो कितना है, तो वाई इक्वल टू 1, एक्स भी 1, वाई भी 1। अब के कैसे आएगा, ये सेकंड ऑर्डर हो गया, इसका यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट क्या होगा, बहुत जरूरी है लिखना, यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट लीटर पर मोल पर सेकंड था ना। तो इसको अब के लिए क्या होगा, किसी एक इक्वेशन पुट कर दो, फर्स्ट में ही पुट कर दो, 4 इंटू 10⁻⁴ के इंटू 0.1 का पावर 1
और 0.1 का पावर 1। ऐसे के का वैल्यू आ गया तुम्हारा 4 इंटू 10⁻⁻2 लीटर पर मोल पर सेकंड था कि पर मिनट देखना पड़ेगा, टाइम पर सेकंड, मोल पर सेकंड। तो के भी आ गया ना, किसी एक इक्वेशन पुट कर दो तो के भी आ जाएगा। तो एक सिंपल सा बेसिक क्वेश्चन है, ये आएगा ही, हो सकता है एक आए या दो आए ऐसा। ठीक। अब एक और दिया हुआ है, डिटरमाइन द रिएक्शन व्हेन कंसंट्रेशन ऑफ एन बी आर 0.2 एंड 0.35। कैसे करेंगे? जब ये तुम्हें मालूम है ये 0.2 है 0.35 है तो रेट क्या होगा, तीनों मालूम रहे तभी तो बता पाओगे ना। अब मालूम है रेट का, के का वैल्यू कितना हो जाएगा 4 इंटू 10⁻²। ए का वैल्यू मालूम है कितना बोला है उस समय, सी पार्ट देख लो, थर्ड पार्ट इसका ए 0.2। जब ये 0.2 होगा तो क्या ये वैल्यू 1 होगा उस समय, एक्स 1 है ना, और बी कितना लिया 0.35 और वाई का भी वैल्यू 1 है, ये होगा रेट। ये थर्ड का आंसर देख लो। क्लियर हुआ सबको? हाँ सबको क्लियर? ओके, क्लियर और नो? सबका आंसर आना चाहिए, यस और नो। उसमें मुझे मालूम तो रहे क्लियर हो रहा है कि नहीं हो रहा है। यस यस, सबको क्लियर है? ओके, कौन बोला कौन ये ओके। हाँ ठीक है, ये सबको क्लियर है। अब देखो डायरेक्ट कैसे करेंगे हम लोग, डायरेक्ट कैसे करोगे? अब तुम दो कॉलम देखो, राइट? ऐसे ऐसे दो रो को चूज करो जिसमें आइदर ए का कंसंट्रेशन कांस्टेंट हो या बी का कांस्टेंट हो। अब देखेंगे सेवेंथ में हम लोग, तो ए फर्स्ट कॉलम और थर्ड कॉलम पे देखो, तो फर्स्ट और थर्ड में बी का कंसंट्रेशन फिक्स है, कितना है 0.1 0.1 है ना, दोनों कितना है 0.1 एंड 0.1 है, राइट? और ए का कितना हो गया 0.1 से 0.5, मतलब 5 टाइम्स ए का कंसंट्रेशन इंक्रीज हुआ। फर्स्ट रो से थर्ड में जाओ, तो ए का कंसंट्रेशन 5 टाइम इंक्रीज किया गया, तो रेट कितना टाइम हो गया? फर्स्ट में 4 इंटू 10⁻⁴ एंड थर्ड में 20 इंटू 10⁻⁴, रेट भी 5 टाइम हुआ ना। तो ए को 5 टाइम बढ़ाया गया तो रेट 5 टाइम बढ़ गया, मतलब ए का पावर 1 आएगा, ऑर्डर विथ रेस्पेक्ट टू ए 1 आएगा। इतना लिखना ही नहीं है, तुम डायरेक्ट लिख सकते हो ना। तो इसी को प्रैक्टिस करो फिर डायरेक्ट बता दो। अब देखो, ऐसा लो जिसमें ए तो मालूम चल गया, जिसमें बी कांस्टेंट हो, मतलब ए कांस्टेंट हो। ए कांस्टेंट किसमें है, थर्ड से फोर में ना। हाँ, तो थर्ड से तुम फोर में जाओगे, थर्ड रो और फोर्थ रो में, तो ए 0.5 है, बट बी को 5 टाइम किया गया। कंसेंट्रेशन ऑफ बी को थर्ड रो से फोर्थ रो में जाओ तो 5 टाइम किया गया, तो रेट कितना टाइम हो गया, वो 2 इंटू 10⁻³ है। एंड फोर्थ वाला कितना है 10 इंटू 10⁻³ पावर सेम कर दो, 10⁻³ करो तो 10 हो जाएगा ना। तो 2 इंटू 10⁻³ से 10 इंटू 10⁻³ कितना टाइम हो गया 5 टाइम ना। तो बी को 5 टाइम किया गया तो रेट भी 5 टाइम हो गया, तो बी का भी पावर क्या होगा 1 ही होगा ना। हाँ, बी का पावर 1 होगा, राइट? तो यदि बी को 5 टाइम करते हैं, रेट 25 टाइम आ जाता तो स्क्वायर होता, तो ए और बी का पावर डायरेक्ट 1 बता सकते हो ना। अभी दोनों जब डायरेक्ट 1 हो गया तो के का भी वैल्यू डायरेक्ट आ जाएगा, रेट इक्वल टू के ए इंटू बी हो गया, के भी इतना आ गया, तो विदाउट कॉपी पेन सारे क्वेश्चन हो जाते हैं ना। ओके, ऐसे नहीं छोड़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 7 बताओ।
बिगनर्स बॉक्स 1 में जाओ, क्वेश्चन नंबर 7। डायरेक्टली बता पाओगे क्या? हाँ, तो 7 के ए के रिस्पेक्ट में पावर और बी का पावर। ए का ऑर्डर क्या आ रहा है? ऐसे दो कंडीशन चूज करो जिसमें बी फिक्स हो। ए का 2 आ रहा है, ओके स्ट्रेट। अब बी का हाफ आ रहा है। और लो क्या आंसर, ए और बी का पावर। दूसरा लिख के भी करो, जैसे अभी लिख के बताया ना वैसे भी करो। आयुष, ए का 2 बी का 1, ओके। ए का 2 बी का 1, ओके। बी का 1, ए का 2 बी का 1, ओके। अचल का भी आ गया। आयुष, अचल, स्ट्रेट। तुम्हारा एक आंसर करेक्ट था, दूसरा रॉन्ग हुआ था। और लोग आंसर सिद्धेश, दीप्ति एंड यश। और कौन है? ये नाम याद हो हमसे। अथर्व, तुमने आंसर नहीं दिया। अचल, एक प्रद्युम्न उस समय नहीं थे, अभी तो आंसर आंसर प्रद्युम्न बताओ। अचल, योर आंसर। अचल, अथर्व, दीप्ति, प्रद्युम्न, सिद्धेश, यश। अच्छा, किसने आंसर दिया था? एक, हाँ चल, तुमने आंसर दे दिया था। अथर्व ने भी दे दिया था, राइट। लिस्ट से नाम पढ़ रहा था कौन कौन है। केवल 3 ही आंसर है। स्ट्रेंज, 5 लोगों का आंसर अभी भी नहीं आ रहा है। ओके देखो, कोई बात नहीं, फिर से देखते हैं, है ना। क्वेश्चन नंबर 7। ठीक है, यहाँ पे 7 देखो, ये वैल्यू गिवन है ना, ए और बी का। पहले एक तो डायरेक्ट समझ ले। डायरेक्ट जिसको समझ में आ गया वो कुछ भी नहीं करेगा, डायरेक्ट आंसर करेगा। फर्स्ट एंड सेकंड रो में देखो तो दोनों का कंसंट्रेशन 0.2 और 0.2 है ना। और ए का कंसंट्रेशन डबल किया गया, 0.1 से 0.2 कर दिया गया। ए को डबल कर रहे हैं तो रेट कितना टाइम हो रहा है? 4 टाइम, 0.46 से 1.84। तो ए को डबल करने पर रेट 4 टाइम हो रहा है, तो ए का पावर क्या आएगा? डबल करने पर रेट 4 टाइम आ रहा है, मतलब ए का स्क्वायर आएगा। यही है ना।
तो ए के रिस्पेक्ट में पावर 2 आ गया तुम्हें, तो इससे आंसर मिल जाए तो वहीं पे छोड़ दो, बट आंसर ऐसा तो 2 है, ए और सी। तो बी के रिस्पेक्ट में पावर क्या हो बताना पड़ेगा। तो अब सेकंड एंड थर्ड रो पे जाओ, सेकंड कंडीशन एंड थर्ड कंडीशन। सेकंड और थर्ड में क्या हो गया, ए को फिक्स रखा गया 0.2 0.2। अब बी को हाफ कर दिया गया, तो रेट भी हाफ हो गया। बी को हाफ करने पे रेट हाफ हो रहा है, मतलब पावर 1 आएगा, एक ए का स्क्वायर और बी का 1, सी आएगा फिर। अब बी को हाफ करते और रेट 1/4 हो जाता, तो वो स्क्वायर आता। फिर बी को हाफ करते और रेट 1/8 टाइम आ जाता, तो फिर वो क्यूब होता। आई थिंक इस बार क्लियर हुआ। तो अगले का आंसर बताओगे तुम लोग, कितने लोग क्लियर हुआ? क्लियर, ये नो ऑल 8 ऑफ यू, मुझे ये जानना है, बताओ। अचल क्लियर, आयुष स्ट्रेट। फिर अगला क्वेश्चन करेंगे। अचल, अथर्व ठीक है, यश और सिद्धेश ठीक है, प्रद्युम्न तुम्हें क्लियर है? प्रद्युम्न को क्लियर, दीप्ति यस ठीक है। 1 2 5 6 7 सबने क्लियर कर दिया। तो नेक्स्ट क्वेश्चन बताओ फिर, तभी जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 8 भी करो। नहीं होता तो फिर वो लिख लिख के रेट लॉक करते हैं। लिख के कैसे करते हो देखो, तो मैं लिख के बता देता हूँ तुम लोग को। सेवंथ वाला 0.46 इक्वल टू के 0.1 रेस टू एक्स और 0.2 रेस टू वाई। दूसरा हो गया 0.92 इक्वल टू के। अच्छा थर्ड कंडीशन है, कोई बात नहीं। 0.2 रेस टू एक्स और ये 0.1 रेस टू वाई। और एक और इक्वेशन है 1.84 इक्वल टू के 0.2 रेस टू एक्स और 0.2 रेस टू वाई। नेक्स्ट आंसर कितने लोग का हुआ? 2 ऑफ यू हैव डन। हाँ क्वेश्चन नंबर 8 7 देखो मैंने बता दिया लिख के कैसे करना है। ऑप्शन सी अर्थ का। ओके स्ट्रेट, स्ट्रेट का आंसर ये है। इसका आंसर आएगा
हाँ, एक्स और वाई दोनों में सेम होना चाहिए, तभी होगा प्रदीप। और कई बार तो मतलब सेम नहीं आता या पावर नहीं आता, तो उसको लॉग लेके देखते हैं हम लोग। क्या आ जाएगा ना, मान लो कि 2 को डिवाइड किया हम लोग ने, अब ये 2 आ गया और इधर 1/3 का पावर एक्स हो गया, तो एक्स डायरेक्ट कैसे बताओगे? तो तुम्हें लॉग लेना पड़ता है, लॉग लेके एंटी लॉग, लॉग 2 इक्वल टू एक्स लॉग 1/3, फिर एंटी लॉग का वैल्यू दिया रहेगा, उससे एक्स वापस आता है। यहाँ पे पहले लॉग करके ही आईआईटी के हर क्वेश्चन लॉग से ही सॉल्व होते थे, फिर डायरेक्ट वाले नहीं देते थे। तब तो डायरेक्ट वाले देते हैं, क्योंकि मेन से तो उन्हें तुरंत देना है ना, कि 15-20 सेकंड में हो जाए। ये एथ का आंसर ओनली श्रेत का है और किसी का नहीं है। अथर्व। अच्छा, 8 का ऑप्शन सी आ रहा है। ओके, असल में पहले भेज दिया था। ओके, अथर्व, श्रेड, अचल और प्रद्युम्न का भी आंसर आ गया। 4 आंसर आ गया, 4 और बचे हुए तुमको। दीप्ति, क्या हो गया तुम्हारा? कोई भी आंसर नहीं आ रहा है। आयुष, तुमने आंसर किया? हाँ, अभी किया। आयुष का भी आ गया आंसर। आयुष का चला कर वो हो गया। प्रद्युम्न, सिद्धेश, यश, सिद्धेश और यश और दीप्ति, तुम लोग का आंसर एक भी नहीं आ रहा है। इस बार आना चाहिए। हाँ प्रद्युम्न, ठीक है। हाँ दीप्ति। ओके, सिद्धेश, यश, दो ही बचे तुम लोग। नहीं आ रहा है सिद्धेश। 7 समझ में आया जो मैंने बताया, कैसे लिख के इक्वेशन डिवाइड करना, एक्स और वाई ले आना। हाँ सिद्धेश, क्या डाउट आ रहा है बताओ मुझे। अनम्यूट करो अपने आप। यश, तुम्हें भी क्या प्रॉब्लम आ रहा है वो भी बताओ। हैंड रेज करो। आस्ट टू अनम्यूट, यहाँ से मैं कर सकता हूँ। Sir, actually, I was absent last lecture. कौन? Sir, यश। yes. Yes, sir. थोड़ा हेल्थ खराब। केमिकल काइनेटिक्स के सारे लेक्चर्स पिछले साल वाले अपलोडेड है, उन्हें देखना एक बार। बट ओके आज एक सर। फ्रेश स्टार्ट है, जो दिया था ना उससे रिलेशन है क्या? नहीं, उससे रेट का रिलेशन था। एक फ्रेश स्टार्ट है कि तीनों कॉलम कैसे लिख के करना है। नहीं सर, एक्चुअली मैं लास्ट लेक्चर आपका absent। हाँ मुझे समझ में आया, बट आज का एकदम अलग चैप्टर है, अलग टॉपिक चल रहा है। आज का उससे रिलेशन ही नहीं है। ये जो रेट लिखा है, इस तरह से इक्वेशन लिखना है तुम्हें, 1 2 3 डिवाइड करके एक्स वाई लाना है। तो पहले से क्या रिलेशन बताओ। ये जो कंडीशन मैंने बताया 7th में, यहाँ पे लिखा हुआ है ना, यस सर। रेट लिखा, उसमें एक्स और वाई जो दिया वो लिखा, सेकंड कॉलम का लिखा, फिर डिवाइड करके एक्स वाई लाना, और क्या करना है ये सब में। समझ में आया? यस सर। हाँ तो यही करो ना, इसे 7th में किया। फर्स्ट के लिए लिखो कंडीशन, सेकंड का लिखो, 3 इक्वेशन आएंगे, 4 दिया हुआ कॉलम पे 4 इक्वेशन होंगे, डिवाइड करके एक्स और वाई ले आओ। ओके। यस सर। ओके, नेक्स्ट। नेक्स्ट में देखो, यहाँ तक कर दिया, ऑर्डर वाला पार्ट वाला कर दिया अभी। 9th का भी आ गया है श्रेड। ओके,
हाँ, सिद्धेश जो तुम्हारा मिस हुआ था ना थोड़ा, उसमें कुछ भी नहीं था, नेट जाने से जो मिस हुआ था। अब मेरे सारे वीडियो लेक्चर अपलोडेड है, वो देखो काइनेटिक्स के। इस वाले को तो मैं अपलोड करूंगा, लैपटॉप पे ले रहा हूँ तो पता नहीं कहाँ से हो रहा, मालूम नहीं चल रहा, बट उसे करके देखता हूँ। तो पुराने मेरे सारे अपलोडेड हैं। ओके, यहाँ तक कर दिया। नेक्स्ट देखो, ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन इज ऑलवेज एक्सपेरिमेंटली डिटरमाइंड। वो पावर कुछ भी आ सकता है, इतना क्लियर हुआ ना। इक्वेशन कुछ और होगा, कोएफिशिएंट से मैच करे वो जरूरी नहीं है। उसके बाद क्या हुआ, ऑर्डर में चेंज विथ रेस्पेक्ट टू द रिएक्शन कंडीशन, लिखा हुआ है ना। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन may change with reaction condition, may change with reaction condition। रिएक्शन कंडीशन कौन सा चेंज हो सकता है? जैसे एक रिएक्शन दिया हुआ कि 2HI गैस गिव्स आउट, हीट करने पे किस में जा रहा है, H2 गैस प्लस I2 गैस, ऐसा है ना। तो रेट कितना हो गया, ये सेकंड ऑर्डर है, K इंटू HI का स्क्वायर ऐसे। अब इट कैन बी जीरो ऑर्डर ऑल्सो। कैसे? अब इसको गोल्ड सरफेस पे हिट करो तो जीरो ऑर्डर हो जाएगा। HI गैस, इसको गोल्ड सरफेस दे रहे हैं यहाँ पे, तब ये H2 गैस और I2 गैस बनेगा तो जीरो ऑर्डर हो गया। मतलब रेट HI के कंसेंट्रेशन पर डिपेंड ही नहीं करेगा। रेट कितना आ गया, कांस्टेंट आ गया, K आ गया, यही है ना। रेट K आ जा रहा है यहाँ पे। अब HI का पावर जीरो हो गया, ऐसा क्यों हुआ? इस कंडीशन में ये जो गोल्ड सरफेस है ना, इस सरफेस पे आके जितना HI आके स्ट्राइक करेंगे वही ब्रेक होंगे। जो HI दूर है वो डिसोसिएट नहीं होंगे, जो HI दूर है वो डिसोसिएट नहीं होगा, जो HI यहाँ पर होगा वही रिएक्ट करेगा। तो जो सरफेस, जो जाओ, जो सरफेस HI है ना, उस पे HI जाके जितने HI मॉलिक्यूल स्ट्राइक करेंगे ना वही ब्रेक होंगे H2 और I2 में। अब एक मान लो टिकट काउंटर है, तुम्हें 10 टिकट लेके आना, राइट। अब एक ही आदमी, एक काउंटर एक आदमी है, वो बैठा हुआ है, 1 मिनट में एक आदमी को एक टिकट दे रहा है, वो 1 मिनट में एक ही टिकट वो दे पा रहा है किसी को। अब तुम 1 लाख आदमी भेज दो वहां पे, तो क्या ज्यादा टिकट, रेट ऑफ टिकट का प्रोडक्शन बढ़ जाएगा क्या? नहीं, काउंटर तो एक ही है ना, 1 मिनट में एक ही को मिलेगा। तुम 1 लाख आदमी चले जाओ, चाहे 10 लाख चले जाओ, चाहे 15 चले जाओ, मशीन की कैपेसिटी है कि 1 मिनट में एक प्रिंट दे पा रहा है, राइट। तो रेट इंक्रीज हो ही नहीं सकता। तो तुम यहाँ HI का कंसेंट्रेशन कितना भी बढ़ा दो, रेट इंक्रीज नहीं होगा। यही होगा ना, 1 मिनट।
ओके हाँ, तो ये पॉइंट क्लियर हुआ जो मैंने बताया, ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन में चेंज। अभी कंडीशन क्या होगा कि H2 गैस जो गोल्ड के सरफेस पे जो जा रहा है वही ब्रेक हो रहा है। तो गोल्ड का सरफेस जितना बड़ा होगा उतने ही मॉलिक्यूल पर सेकंड ब्रेक होंगे ना। मान लो 100 मॉलिक्यूल ही जा रहे हैं फिर कवर हो जा रहा है एरिया, तो 100 मॉलिक्यूल एक सेकंड गए वही ब्रेक होंगे। और तुम HI का कंसेंट्रेशन डबल कर दो तो क्या रेट डबल होगा क्या? HI का कंसेंट्रेशन डबल करने से रेट डबल होगा? नहीं होगा ना। क्यों? जितना गोल्ड सरफेस तुम बढ़ाओगे उससे होगा। गोल्ड सरफेस और बड़ा कर दो और तुम्हारे मॉलिक्यूल ब्रेक होना स्टार्ट होंगे, यही होगा ना। हाँ, तो रेट इज यहाँ पे जीरो ऑर्डर गोल्ड सरफेस दिया गया, तो क्यों गोल्ड सरफेस पे ही जो जाएंगे वही ब्रेक होंगे। तो गोल्ड सरफेस जितना बड़ा है उतना ही मॉलिक्यूल तुम्हारे ब्रेक होंगे। इसके आसपास तुम HI बढ़ाते चले जाओ कोई फर्क नहीं पड़ रहा, वो जितने मॉलिक्यूल यहाँ पे ऑक्यूपाई कर सकते हैं जो आएंगे इसके कॉन्टैक्ट में वही ब्रेक होने वाला है, बाकी दूर ही रह जाएंगे। HI का कंसंट्रेशन तुम 10 टाइम करो या 20 टाइम करो, इसको चारों ओर से घेर दो, कोई फर्क नहीं पड़ता। ये क्लियर है सबको? यस और नो? ये नो सर पहले लिखा था क्या तुमने? यस किसने लिखा? आयुष, सचल, श्रेड, दीप्ति, अथर्व। अच्छा, किसी पहले का आंसर नो 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 किया था तुम लोगों ने? कि इसमें डाउट है? ये क्लियर है यस और नो? किसी का नो है? इन सबको क्लियर है? ओके हाँ, तो ये एक्सपेरिमेंटल कंडीशन के अकॉर्डिंग ऑर्डर चेंज हो सकता है। कभी वही ऑर्डर 0 सेकंड और वही इक्वेशन से 0 ऑर्डर हो जा रहा है, वही इक्वेशन तुम्हारा सेकंड ऑर्डर हो रहा है। यहाँ HI को स्क्वायर करोगे, कंसेंट्रेशन डबल करोगे तो रेट 4 टाइम्स हो जाएगा। यहाँ कंसेंट्रेशन HI का डबल कर दोगे, रेट पे कोई फर्क ही नहीं पड़ा। ओके नेक्स्ट में देखो, ये दिया हुआ है तुम लोग के नोट्स में। ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन इज एक्सपेरिमेंटल कंडीशन, ये दिया हुआ ना। ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन इज एक्सपेरिमेंटल क्वांटिटी। कैसे ये तभी डिसाइड किया ना, ऑर्डर कैसे निकालते हैं, एक टेबुलर फॉर्म बनाएंगे, वो क्वेश्चन सॉल्व किया ना, क्वेश्चन नंबर 7 8 वगैरह। ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन इज अ व्हाट? एक्सपेरिमेंटल, एक्सपेरिमेंटल क्वांटिटी। ओके हाँ, अब हम लोग प्रेडिक्ट कैसे कर सकते हैं ऑर्डर ऑफ रिएक्शन को? एक दिया हुआ स्टेडी स्टेट अप्रोक्सीमेशन और दूसरा दिया हुआ रेट डिटरमाइनिंग स्टेप, यही है ना। तो रेट डिटरमाइनिंग स्टेप से कैसे करेंगे देखो, ये रिएक्शन मिल जाए ना। हाँ देखो रेट कैसे करेंगे। ओके रेट लॉ कैसे लिखेंगे? रिएक्शन मैकेनिज्म इज गिवन। रिएक्शन मैकेनिज्म से पहले एक टर्म डिफाइन किया गया, मॉलिक्यूलैरिटी। मॉलिक्यूलैरिटी का डेफिनेशन देखो क्या रिटर्न है, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स एटम्स और आयंस इन्वॉल्वड इन अ व्हाट एलिमेंट्री स्टेप, ईच स्टेप का होता है राइट। कितने मॉलिक्यूल कितने आयन ये सब इन्वॉल्व, उससे मॉलिक्यूलैरिटी आती है। कॉम्प्लेक्स रिएक्शन में क्या होता है, 2 और मोर देन 2 एलिमेंट्री स्टेप लिखा हुआ है। कॉम्प्लेक्स रिएक्शन मतलब एक स्टेप में नहीं हुआ, वो 3 4 स्टेप 2 स्टेप ऐसे गया राइट। तो हर स्टेप का अपना मॉलिक्यूलैरिटी होगा। कैसे, उसको एग्जांपल देखते हैं। तो कॉम्प्लेक्स रिएक्शन के मॉलिक्यूलैरिटी का कोई मीनिंग नहीं है, लिखा हुआ है ना, मॉलिक्यूलैरिटी हैज नो मीनिंग फॉर व्हाट, फॉर अ कॉम्प्लेक्स रिएक्शन। नाउ मॉलिक्यूलैरिटी क्या हो सकता है, 1 2 और 3, बट ग्रेटर देन 3 नहीं होता। क्यों ग्रेटर देन 3 नहीं होता है? 2 एटम एक साथ स्ट्राइक कर सकते हैं, 3 एटम भी एक साथ स्ट्राइक कर सकते हैं, पर 4 एटम एक साथ स्ट्राइक करना इम्पॉसिबल है। फ्रैक्शन ऑफ सेकंड इधर उधर डिले हो ही जाएगा, वो 4 एक साथ नहीं आ सकते, तो वो ऑब्जॉर्ब नहीं होता।
अब मॉलिक्युलरिटी ऑफ द रिएक्शन कैन नेवर बी जीरो फ्रैक्शन और नेगेटिव, वो जीरो नेगेटिव हो ही नहीं सकता। देखो जैसे मॉलिक्युलरिटी क्या हो गया, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स आंसर हो गया ना। जैसे मैं लिखता हूँ न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, एक एग्जांपल देते हैं, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन बाई मॉलिक्यूलर, मतलब जिसमें दो मॉलिक्यूल इन्वॉल्व हो, ये वन स्टेप है, वन स्टेप प्रोसेस, वन स्टेप प्रोसेस। ये हो गया SN2 न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, N फॉर न्यूक्लियोफिलिक, S फॉर सब्स्टिट्यूशन 2। ये ऑर्गेनिक में आएगा, बट एग्जांपल सारे ऑर्गेनिक के जो होंगे ना यही से आएंगे, काइनेटिक्स से डिराइव होंगे। तो काइनेटिक्स इंपॉर्टेंट है ऑर्गेनिक में, ये सब रिएक्शन मैकेनिज्म समझने के लिए। क्या मीनिंग था इसमें, जाके क्या होगा, ये OH जाके इस पर अटैक किया और Cl बाहर जाता है, ये क्या बन जाएगा, CH3OH प्लस Cl माइनस। तो ये वन स्टेप प्रोसेस ही है। यहाँ पे रेट क्या लिखोगे, वन स्टेप प्रोसेस वगैरह तो डायरेक्ट कोएफिशिएंट CH3Cl का पावर 1 और OH का पावर 1, ये हुआ ना। तो ये ऑर्डर इसका हो गया 2 और मॉलिक्युलरिटी क्या हो गई, कितने मॉलिक्यूल इन्वॉल्व है, 2। कौन कौन से, CH3Cl और OH माइनस। अब कॉम्प्लेक्स की बात करें हम लोग, तो ये हो गया SN2 फर्स्ट हो गया, और दूसरा मैं लिख रहा हूँ SN1 न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन यूनिमॉलिक्यूलर। इसका ऑर्डर अलग आएगा, मतलब ये यदि हिंडर्ड है, CH3 थ्राइस है, CCl, तब OH माइनस दोगे। तो ये तो एक्सपेरिमेंटल कंडीशन है, CH3CCl को डबल किया रेट डबल हो गया, बट OH माइनस को डबल कर रहे हैं तो रेट डबल नहीं हो रहा है। OH माइनस को ट्रिपल किया, 4 टाइम किया, रेट पे फर्क ही नहीं पड़ रहा। तब हम लोग को क्या जरूरत पड़ता है कि अच्छा इसका रिएक्शन मैकेनिज्म लिखते हैं कि आखिर क्या हो रहा होगा कि OH माइनस से इंडिपेंडेंट है ये OH प्लस Cl माइनस हो गया ना। अब रेट, ये तो एक्सपेरिमेंटल कंडीशन है, तो एक्सपेरिमेंटल कंडीशन से क्या आ गया, ये जो CH3 थ्राइस CCl है, इसका पावर 1 आ रहा है, बट OH माइनस का पावर 0 आ रहा है। तो ये क्या हो गया, ऑर्डर तो इसका 1 हो गया, मॉलिक्युलरिटी हैज नो मीनिंग, इसका तो मीनिंग ही नहीं है कुछ, क्यों, क्योंकि ये मोर देन वन स्टेप होगा। अभी इसका मतलब ये रिएक्शन क्या हो गया, कोएफिशिएंट से तो मैच किया नहीं है, यहाँ OH माइनस भी आना चाहिए था ना। इसका मतलब ये क्या हो गया, कॉम्प्लेक्स रिएक्शन है। तो ये रिएक्शन हो गया कॉम्प्लेक्स रिएक्शन। तो इसका मैकेनिज्म लिखेंगे कि आखिर क्या हो रहा होगा, कॉम्प्लेक्स रिएक्शन लिखोगे तो इसमें 2 स्टेप लिखेंगे। मैकेनिज्म, मैकेनिज्म मतलब क्या हो गया, स्टेप बाय स्टेप डिस्क्रिप्शन। मैकेनिज्म मतलब एक एक स्टेप बताना है, स्टेप बाय स्टेप डिस्क्रिप्शन ऑफ अ रिएक्शन। क्या होगा, CH3 guys CCl, पहले स्टेप में हाइड्रेशन होगा इसका, वाटर वाटर इसको ब्रेक कर देगा, किसमें, CH3 थ्राइस C प्लस और Cl माइनस में। तो ये बॉन्ड ब्रेकिंग है, इसी में तो टाइम लगेगा। ये आयोनिक बॉन्ड नहीं है NaCl टाइप कि डाला नहीं कि Na प्लस Cl माइनस ब्रेक हो जाता है, थोड़ा भी से उससे स्टीयर करो ब्रेक हो जाएगा, या थोड़ा स्टीयर नहीं करो कुछ समय के बाद धीरे धीरे अपने आधे घंटे में डिजोल्व हो गया। इसमें टाइम लग जाएगा क्योंकि CCl आयोनिक बॉन्ड नहीं है। तो ये स्टेप क्या होगा, पहला स्टेप ये स्लो स्टेप है, स्लो स्टेप या स्लोएस्ट स्टेप, मतलब RDS रेट डिटरमाइनिंग स्टेप, इसी पे रेट डिटरमाइन होगा। तुम बॉन्ड तो ब्रेक करो, बॉन्ड ही नहीं ब्रेक कर रहा है, रेट डिटरमाइनिंग स्टेप। देन स्टेप 2 में क्या हो जाएगा, CH3 साइज जो CCl है ना, CH3 साइज C प्लस, अब यहाँ पे OH माइनस जाएगा, इससे अटैक कर देगा। तो ये रिएक्शन क्या होगा, प्लस माइनस जस्ट कंबाइन किया था तो फास्ट होगा। तो क्या होगा, CH3 साइज COH। तो रेट किस पे डिपेंड करेगा, स्लोएस्ट स्टेप की फास्ट स्टेप। ये नोट कर लेना, ये एग्जांपल नहीं है ना, फर्स्ट और सेकंड जो लिखा ना SN2 SN1, इसे थोड़ा नोट करो फिर बताता हूँ मैं। SN1 SN2
इसको अपने नोट्स में इंक्लूड कर देना। मैं पीडीएफ रोज का भेजता हूँ, उसको कॉपी करते जाओ। अपने हैंड राइटिंग में लिखोगे ना, उससे लर्न होगा तुम्हें। तो अपने हैंड राइटिंग में लिखते जाना ये सब जो मैंने भेजा, उसमें जैसे ये इंक्लूड कर दोगे। अब यहाँ पे 2 स्टेप हो गया ना, तो दोनों स्टेप की अपनी मॉलिकुलरिटी होगी। इस स्टेप की मॉलिकुलरिटी कितनी हो गई? इस स्टेप की मॉलिकुलरिटी 1 है, और इस स्टेप में कितने हैं? 2 है ना स्टेप, इसकी मॉलिकुलरिटी 2 होगी। इसीलिए बोला गया कि कॉम्प्लेक्स रिएक्शन में तो बहुत सारे स्टेप है, हर स्टेप की अपनी मॉलिकुलरिटी होगी। तो तुम वो कैसे बता सकते हो? जैसे क्लास, तुम्हें पूछा गया है कि तुम्हारा क्लास 1 से 10 में कौन सा ग्रेड आया हुआ है, तो तुम बोलोगे अरे हर क्लास वाला ग्रेड आया हुआ है। इसका क्या मतलब है क्लास 1 to 10 में कौन सा ग्रेड आया हुआ है ना? तुम बोलोगे क्लास 1 में ए प्लस मिला, एक में ए माइनस मिल गया, कभी बी भी आ गया, कभी सी भी आ गया, ऐसा अलग अलग ग्रेड रहा। तो आप किस स्टेप की बात कर रहे हो, यही बोलोगे ना, किस क्लास की बात करो ग्रेड का? 1 to 10 का कॉमन ग्रेड कैसे बता दो? उसी तरह जब कॉम्प्लेक्स रिएक्शन है तो बहुत सारे स्टेप हैं, तो एक मॉलिकुलरिटी कैसे बता सकते हो? हर स्टेप की अपनी मॉलिकुलरिटी होगी। जैसे यहाँ फर्स्ट स्टेप में एक ही मॉलिक्यूल इन्वॉल्व है, CH3CCl, और सेकेंड स्टेप में 2 इन्वॉल्व है, CH3C प्लस और OH माइनस। तो फर्स्ट स्टेप की मॉलिकुलरिटी 1, सेकेंड स्टेप की मॉलिकुलरिटी 2। नाउ रेट किस पे डिपेंड करेगा? ओनली अपॉन द स्लोएस्ट स्टेप। सोचो कि मैंने बताया था कि स्लोएस्ट स्टेप कंसेप्ट क्या है, कि सपोज मैं आता हूँ थाने के लिए, तो ऐसे तो रात में आऊँगा या एकदम अर्ली आ गया तो 45 मिनट पहुँच जाऊँगा, बट वही 10 बजे आना है मुझे, तो हो सकता है कि 2 घंटे लग जाए, 2.5 घंटे लग जाए, क्योंकि बीच में जो स्टील फाटा आता है वो वहां पे कितना जाम है उस पर डिपेंड करेगा। आधे घंटे, 1 घंटे, 2 घंटे। तो यदि बिना जाने बुझे यदि मैं बोल दूं कि भाई लेट हो रहा है, थोड़ा कुछ करो, गवर्नमेंट चारों ओर 6 लेन बना दे और स्टील फाटा को ऐसे ही छोड़ दे, तो क्या फर्क पड़ता है? टाइम तो मेरा उतना ही लगेगा ना। मुझे स्टील फाटा पहुंचने में हार्डली 12 मिनट लगता है, 10, 12, 15 मिनट। स्टील फाटा से आगे आने में भी 20 मिनट, 25 मिनट लगता है। जो जाम लगता है स्टील फाटा पे ना। तो मेरे लिए रेट डिटरमाइनिंग स्टेप क्या है? स्लोएस्ट स्टेप क्या है? कौन सा स्टेप मुझे रोक रहा है? वही स्टील फटा के जाम ना, तो उसको चौड़ा किया गया ना रोड को, तो ट्रैफिक फास्ट होगी। तो गवर्नमेंट ने फिर, वो बहुत मुश्किल वाली जगह, अब राज ठाकरे वो जा रहे थे, अभी उनको भी 6 घंटे जाम में फंसना पड़ गया, क्लियर करा ही नहीं सकता। फिर क्या किया गवर्नमेंट ने? वहाँ ट्रक जो आते जाते थे उसको रोक दिया, तो केवल इवनिंग में जाएंगे, ऐसे ऐसे कुछ कुछ किया। रोड थोड़ा और चौड़ा किया गया, हर जगह से पूरा रोड कंक्रीट का किया गया उधर। उसी तरह से जब तुम मेडिसिन बना रहे हो, तो किसी मेडिसिन को बनने में 10 दिन लग रहा है, तो तुम 10 दिन वेट नहीं करोगे। तुम्हें क्या करना है कि जो स्लोएस्ट स्टेप है उसको फास्ट कर दे। तो तुम इसके लिए सारे स्टेप की स्टडी करोगे ना, कि कौन सा स्टेप स्लो है। तुम्हें मालूम चलेगा अच्छा इसमें बॉन्ड ब्रेकिंग ही डिफिकल्ट हो रहा है, बॉन्ड किसी तरह हम लोग ब्रेक कर देना तो उसके बाद तो प्लस और माइनस तुरंत कंबाइन कर देगा। और सब स्टेप पे ध्यान नहीं देना, जो स्लो स्टेप उसी को फास्ट करो। तो जो स्टील फाटेगा जाम है उसी को हटाओ, बस रेट फास्ट हो जाएगा, ट्रैफिक फास्ट हो जाएगी। बाकी जगह चौड़ा करके रोड मतलब नहीं, बाकी जगह कुछ भी कर दो कोई मतलब नहीं। उसी तरह मान लो कि एक बाइसिकल प्रोडक्शन, एनसीईआरटी में अच्छा एग्जांपल दिया। एक बाइसिकल को तुम मान लो प्रोड्यूस करो, रोज 1 लाख टायर तुम रोज बना लो, 1 लाख ट्यूब भी रोज बना लो, है ना? बट सीट का जो प्रोडक्शन है, तुम 1,000 सीट ही डेली बना रहे हो, कितनी बाइसिकल बन पाएगी? बाकी सब तो तुम लगा दोगे, टायर ट्यूब मेन बॉडी सब लगा दिया, सीट ही नहीं बन पा रहा है, 1,000 सीट बन पा रहा है। तो तुम्हारा रेट किस पे डिपेंड कर दिया? अल्टीमेटली तो 1,000 ही आया ना। तो बिना स्टडी किए कि कौन सा स्लो स्टेप है, तो मुझे लग रहा है बाइसिकल रोज 1,000 ही क्यों बन रहा है? टायर का एक और फैक्ट्री डाल दो, तो क्या फर्क पड़ रहा है? 1 लाख टायर तुम रोज बना रहे थे, अब 2 लाख टायर बनेगा, बट स्पीड तो वही रही। तुम्हारी बाइसिकल मार्केट में कितनी जाएगी? 1,000 ही जाएगी ना बन के। बिना सीट के तो कोई बैठ नहीं सकता, तब क्या होगा? हाँ, तो वहां पे जो हो गया ना कि बाकी सब 1-1 लाख बन रहा है, बट सीट केवल 1,000 बन रहा है। तो तुम्हें वही पढ़ना होगा कि अरे ये स्लोएस्ट स्टेप तो ये सीट का प्रोडक्शन है, तो रेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ सीट प्रोडक्शन। तो सीट को हम लोग डबल कर दें तो रेट डबल होगा, सीट को 4 टाइम कर दें तो रेट 4 टाइम हो जाएगा, बाकी सब तो ऑलरेडी एक्सेस है। उसी तरह रेट किस पे डिपेंड करेगा? ओनली अपॉन द
स्लोएस्ट स्टेप में जो जो इन्वॉल्व हो उसको फास्ट करो, हो जाएगा। इसी स्टेप में जो SN1 हो गया, दो स्टेप है, एक में बॉन्ड ब्रेकिंग, एक बॉन्ड फॉर्मिंग। तो जो बॉन्ड ब्रेकिंग उसको फास्ट किया तो रेट फास्ट हो गया। इसीलिए CH3CCl पे ही डिपेंड करेगा, OH माइनस पे डिपेंड नहीं किया। OH माइनस तुम्हारा टायर और ट्यूब जैसा हो गया, वो तो 1 लाख पर डे बन ही रहा है। जो सीट का प्रोडक्शन वही बढ़ाना था ना, उसी तरह कार्बोकेटाइन जो है उसको बढ़ाना था। हाँ, अभी क्लियर हुआ इसका क्या मतलब हुआ। तो रेट में जो स्लोएस्ट स्टेप होगा ना उसी पे डिपेंड करेगा, इसलिए रेट यहाँ पे क्या आ गया देखो तो, ये रेट क्या आया, K इंटू CH3 इंटू CL ना। स्लोएस्ट स्टेप में तो यही है ना, सिर्फ यही है स्लोएस्ट स्टेप पे देखो, इसीलिए OH माइनस था ही नहीं। जैसे कि स्लोएस्ट स्टेप में सीट का प्रोडक्शन था, तो बाइसिकल प्रोडक्शन सीट पे डिपेंड किया, वहाँ टायर ट्यूब था ही नहीं स्लोएस्ट स्टेप में, वो तो फास्ट में पड़ा हुआ। तो तुम बोलोगे अरे रेट टायर प्रोडक्शन पे क्यों नहीं डिपेंड किया, टायर एक्सेस है, वो स्लोएस्ट स्टेप में कहीं है ही नहीं। क्लियर। हाँ समझो, इससे 1 मिनट नोट करो।
ओके, सबको क्लियर हो गया होगा आई थिंक अभी तक। किसी को डाउट है इसमें? एग्जाम्पल राइट, समझ में आ गया। ओके, ठीक है। तो मॉलिक्युलरिटी का मतलब समझ में आ गया ना, हर स्टेप में कितने मॉलिक्यूल आयंस या जो भी हो कितने इन्वॉल्व हो रहे हैं, कहीं एक कहीं दो, बस वही होगा। अब देखो उसके बाद क्या दिया, यूनिमॉलिक्यूलर। हाँ, अब ये स्लोएस्ट स्टेप पे डिपेंड करता है। एक और मैं बताता हूँ कि इससे ऑर्डर कैसे निकाल करेंगे। नेक्स्ट में एक एग्जांपल दिया हुआ है, जैसे कि कॉम्प्लेक्स रिएक्शन एक है, ये भी नोट करोगे ना, ये भी अपने नोट में पुट कर दोगे। 2O3 गिव्स आउट 3O2। तो इसका मैकेनिज्म दिया हुआ है, राइट। स्टेप वन में क्या हो गया, O3 गिव्स आउट O2 प्लस O। इसका के इक्विलिब्रियम गिवन है। के इक्विलिब्रियम कितना होता है, O2 इंटू O बाई O3, ऐसे होता है ना, केमिकल इक्विलिब्रियम पड़ा हुआ है। स्टेप टू, अब ये स्लो, ये जो रिएक्शन जो हो गया ये फास्ट है एंड रिवर्सिबल है, यही है ना। स्टेप टू जो हो गया कि O3 O से कंबाइन कर जाएगा और 2 मोल O2 बन गया। मतलब एक ओजोन पहले ब्रेक होकर एक नेशनल ऑक्सीजन दिया, वो दूसरे से कंबाइन करके 2 मोल O2 हो गया। अब ये स्लो स्टेप है, ये गिवन है। तो तुमसे पूछा जाएगा एग्जाम में कि व्हाट इज रेट लॉ। अब ये क्वेश्चन आना ही है और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट। ऐसे क्वेश्चन दिया है तो रेट लॉ क्या लिखेंगे। एक मिनट सोचो क्या कर सकते हो, स्लोएस्ट स्टेप लेना। अब डायरेक्टली O3 का स्क्वायर नहीं कर सकते, कॉम्प्लेक्स, ये रिएक्शन क्या है, कॉम्प्लेक्स है ना। तो रेट क्या आएगा, वही सीड का प्रोडक्शन। रेट किस पे डिपेंड करेगा, जो स्लोएस्ट स्टेप है उस पर। स्लोएस्ट स्टेप में क्या क्या इन्वॉल्व है, इसका के गिवन, मान लो कि ये के डैश दिया हुआ है ना, के डैश हो गया, के डैश इंटू O3 एक है, जैसे ये 2O3 रहता तो स्क्वायर कर देते, 3O रहता ना तो O का क्यूब कर देते, ऐसे है ना। बट वो है क्या, 2 और 3 तो है नहीं, O3 और O ही एक एक ही है ना, जो कोएफिशिएंट होता वही आ जाता है ना एलिमेंट्री रिएक्शन का। ये एक एलिमेंट्री रिएक्शन है, ये दोनों 1-1 रहता है ऐसा आगे। बट ये रेट लॉ नहीं हो सकता, क्योंकि वो क्या है, ये इंटरमीडिएट है ना, राइट। सो ये मस्ट बी रिप्लेस्ड बाय व्हाट, रिएक्टेंट और प्रोडक्ट। मस्ट बी रिप्लेस्ड बाय रिएक्टेंट और प्रोडक्ट। वो यहाँ से कितना आ जाएगा, वो का वैल्यू फर्स्ट इक्वेशन से आ जाएगा तुम्हें, कितना, के इक्विलिब्रियम O3/O2। अब O3/O2 तुम्हारा रिएक्टेंट प्रोडक्ट है, ये यहाँ से आया हो ना एक टर्म, इसको इक्वेशन 2 में पुट कर दें। यहाँ पे कितना आ जाएगा, के डैश इंटू O3 इंटू O का वैल्यू कितना हो गया, के इक्विलिब्रियम O3/O2, यही हुआ ना। तो के डैश इंटू के इक्विलिब्रियम, एक न्यू कांस्टेंट के आ गया, इंटू O3 का स्क्वायर आ गया और O2 रेस्ट टू -1 हो गया। ऑर्डर विथ रेस्पेक्ट टू, ये रेट लॉ हो गया, ये तुम्हारा आंसर होगा, है ना। आर का वैल्यू ये आ गया, ये रेट लॉ हो गया।
ऑर्डर विथ रेस्पेक्ट टू O3 क्या हो गया 2, ऑर्डर विथ रेस्पेक्ट टू O2 कितना हो गया -1। देखो -1 आया ना, निगेटिव हो सकता है ना। ओवरऑल ऑर्डर दोनों ऐड कर दो, 2 और -1, 1 ही आ गया ना ओवरऑल। इसे नोट करो और एकदम अच्छे से लर्न कर लो। देख लो इसमें कोई डाउट है? ये क्लियर है? क्लियर है आयुष? क्लियर है? और श्रेड अचल ओके। बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये याद रखना है। रिएक्शन मैकेनिज्म दिया रहेगा, तुम्हें ये लिखना होगा। सिद्धेश ओके। और लोगों को क्लियर नहीं है? यश सिद्धेश क्लियर है कि नहीं? यश तुम्हारा हाँ ना भी नहीं आ रहा है कुछ भी। तुम मीटिंग में हो अभी? यश क्लियर है तब? ओके। सिद्धेश क्लियर ओके। प्रद्युम प्रद्युम तुम्हारा आंसर नहीं आया कुछ? समझ में आ गया ओके। हाँ तो ये नोट कर लिया ना सबने? तब नेक्स्ट करेंगे हम लोग। ओके नोटेड। ठीक है देखो नेक्स्ट। हाँ उसके बाद दिया हुआ है एक यूनिमोलिकुलर रिएक्शन दे दिया कि यूनिमोलिकुलर है एलिमेंट्री रिएक्शन। अब ए गिव्स आउट B+C। अब ये दिया हुआ है कि एलिमेंट्री रिएक्शन है तो रेट क्या होगा? गिवन रहेगा एलिमेंट्री रिएक्शन, तब तुम रेट बता सकते हो। रेट कितना होगा? K × A, इसका पावर तो 1 ही आएगा ना, राइट। अब दे दे बाई मॉलिकुलर एलिमेंट्री रिएक्शन। बाई मॉलिकुलर एलिमेंट्री रिएक्शन वो क्या हो गया? जैसे A+B गिव्स आउट C+D, कितना होगा रेट का वैल्यू? K × A × B यही होगा ना, या A ही 2 बार और 2x गिव्स आउट Y। तो रेट कितना होगा? एलिमेंट्री रिएक्शन में तो जस्ट स्टोकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट, x का पावर क्या है 2 ही होगा ना। ये जो 2 हो गया यहाँ पे ले, यहाँ इसका 1 यहाँ पे और b का 1 b के पास, यही क्या ना। क्यों? एलिमेंट्री रिएक्शन है तो कोएफिशिएंट ही उसका पावर बन जाता है, राइट। अब ट्राई मॉलिक्यूलर, जैसे एलिमेंट्री रिएक्शन, ट्राई मॉलिक्यूलर एलिमेंट्री रिएक्शन क्या हो गया? जैसे कि है 2A+B गिव्स आउट व्हाट C+D। तो रेट का वैल्यू कितना होगा? K × A² × B, यही हुआ ना। रेट का वैल्यू होगा K × A² × B, क्योंकि एलिमेंट्री दिया हुआ, एलिमेंट्री नहीं देता तो नहीं लिख पाते हम लोग। नेक्स्ट पेज देखो, जो मैंने अभी बताया वही सब है। A+3B गिव्स आउट 2C+D, उसका एक मैकेनिज्म दिया हुआ है। तो उसके बाद उसने ये लिखा कि हर स्टेप की मॉलिक्यूलरिटी क्या होगी, हर स्टेप की अपनी अपनी मॉलिक्यूलरिटी होगी। उसके बाद रेट डिटरमाइंड, रेट किस पे डिपेंड होता है? स्लोएस्ट स्टेप पे। तो वही सब एग्जांपल हम लोगों ने किया। क्लियर? ओके। नेक्स्ट है रिलेशन बिटवीन रेट कांस्टेंट। इससे पहले बिगनर्स बॉक्स बंद करो। तो उन लोगों ने सबने किया था, 10 मिनट के अंदर हुआ था। 5:34 हो रहा है ना, आई थिंक 5:44 तक कवर हो जाएगा। बिगनर्स बॉक्स बंद, स्टार्ट करो अभी। ये सब दिया हुआ है, ये सब नोट्स में। इससे पहले वाला स्लाइड नोट्स में नहीं था, जो मैंने बोला था ना, ये वाला 7, इसको लिखना था तुम्हें।
8 वाला पूरा गिवन है ना, जो हैंड रिटन नोट्स पे जाओ उसमें देखो। अब बिगनर्स बॉक्स 7 करते जाओ और कौन सा क्वेश्चन हुआ वो लिखते जाओ। क्वेश्चन नंबर 1 डन, 2 डन, 3 डन, जो भी है इन्फॉर्म करते रहो, तुरंत करो सब, एवरीवन किसका कौन सा हो रहा है बताते जाओ। हाँ बिगनर्स बॉक्स 150 और पेज नंबर 168 था ना, जिससे क्वेश्चन नंबर 7 किया अभी हम लोगों ने, और 8 भी किया कुछ लोगों ने, है ना। अच्छा कौन सा पार्ट मिस किया, कौन सा स्लाइड बताओ, इसमें तो सारे स्लाइड है मेरे पास। एक स्लाइड 7 ही नोट करना था ना, रेस्ट तो है ही तुम्हारे नोट्स में। हाँ ये नोट कर लो, स्क्रीन शॉट ले लो तो भी चलेगा, क्योंकि आखिर तो नोट्स बनाओगे तो उसमें ऐड करोगे। ऑल डन स्ट्रेट, क्या क्वेश्चन कर लिया क्या बिजनेस बॉक्स वन तुमने? अरे यस, वेरी गुड, पूरा ये 1 to 10 कर लिया तुमने। ओके, अच्छा पहले भी कुछ किया होगा शायद, हो सकता है। यस ओके, देखते यार कोई डाउट है स्टडीज में बिजनेस बॉक्स वन में? फोर्थ, अच्छा सबका आ जाएगा आंसर, फिर बताता हूँ। वो फोर्थ में जो रेट लॉ सिखाया था ना वही लिखो, जो रेट ऑफ रिएक्शन लिखो। कैसे होगा फोर्थ में? -1/4 डी ए बाई डी टी इक्वल टू माइनस डी बी बाई डी टी इक्वल टू 1/2 डी सी बाई डी टी इक्वल टू 1/2 डी टी बाई डी टी। अब उससे रिलेट करने की कोशिश करो, ट्राई करो देखो। डन ओके, हो गया वो भी, फोर्थ भी तुमसे ओके। और कोई डाउट नहीं है स्ट्रेट तुम्हारा? और लोग का कितना तक हुआ अभी? कैसे नंबर लिखो, कहाँ तक हुआ? 1 to 6 डन, ओके दीप्ति। आयुष 5 तक डन, अरे तो तुरंत कर लोगे तुम अभी, करो 1 to 10। अरे बैठा यहीं पे। ओके अच्छा, पूरा इसे नोट कर लेते, स्क्रीनशॉट ले लेते, नोट्स जब बनाओगे तब मैटर करता है।
तो बहुत इंपॉर्टेंट था, नोट करना जरूरी है, एकदम अच्छे से लर्न कर लो उसे। ओके दीप्ति, डन। कौन सा डाउट आया बताओ। 10th में डाउट है, अच्छा लास्ट है, और लोगों का कितना हुआ अभी? अथर्व ऑल डन। आयुष 10th में डाउट है। यस। अथर्व 10th का डाउट, यू हैव टू चेक ऑल ऑप्शंस। अच्छा मैं देखता हूँ, क्वेश्चन नहीं जानता हूँ। 10th आयुष का डाउट, दीप्ति का भी कंप्लीट हो गया है। ओके 10th। ए प्लस बी गिव्स आउट प्रोडक्ट, तो रेट ऑफ द रिएक्शन माइनस टी ए बाई डी टी लिखो या माइनस टी बी बाई डी टी लिखो, वो सब इक्वल ही है ना। तो सारे ऑप्शन में माइनस टी ए बाई डी टी या माइनस डी बी बाई डी टी है, वो चलेगा लेफ्ट हैंड साइड। राइट हैंड साइड में के इंटू ए है कि ए बी स्क्वायर है कि ए बी है, पावर निकालना, ऑर्डर निकालना है, ठीक है। तो एक ऐसा चूज करो इसमें कांस्टेंट हो रहा है, तो फर्स्ट और सेकंड रो देखेंगे तो ए कांस्टेंट है, बी कितना हो गया, डबल किया गया, 4 से 8 पे आ गया। तो डबल किया गया तो रेट कितना टाइम हो गया, 2 से 4 पे आ गया। पावर तो सेम था ना, पावर सेम था। तो 4 से 8 डबल करोगे तो रेट डबल हो गया, तो 10th का क्या हो गया, बी का पावर 1 हो जाएगा। बी को डबल किया तो रेट डबल हो गया, तो बी का पावर 1 हो गया ना। अब सेकंड से थर्ड पे जाएंगे तो क्या होगा, बी कांस्टेंट है 8 और 8, बट ए क्या हो गया, 4 से 2 हाफ किया गया, तो रेट भी 4 से 2 हाफ आ गया, तो इसका भी पावर 1 ही होगा। तो ए का भी पावर 1, बी का भी पावर 1, तो रेट क्या हो गया, माइनस डी ए बाई डी टी इक्वल टू माइनस डी बी बाई डी टी इक्वल टू के इंटू ए इंटू बी। 10 का सी। हाँ क्लियर हुआ, बताओ तो। हाँ स्ट्रेट। 10 क्लियर, डन क्लियर। ओके अच्छा, रोज क्लियर हो गया, और किसी का डाउट था ये? नहीं। 1 to 10 और किसी का कोई डाउट है? मतलब ये क्वेश्चन एक आएगी ही, सबसे इजी है, सोचो ना, तुम्हें सॉल्व भी नहीं करना है, देख के ही बता दे रहा हूँ। ये डबल किया तो रेट डबल हो गया, ये रेट 4 टाइम हो गया, तो क्या पावर होगा, राइट। क्लियर, किसी का कोई डाउट नहीं है 1 to 10 में? क्लियर, ठीक है। नेक्स्ट कंसेप्ट देखो, पीडीएफ जो मैंने भेजा उसमें रिलेशन बिटवीन द रेट कांस्टेंट है, रिलेशन बिटवीन रेट कांस्टेंट।
वो कैसे हो गया, जैसे कि यहाँ पे सेकंड वर्ड मिस हो गया, सेकंड ऑर्डर, वो नोट्स में देख लेना, वहाँ पे सेकंड ऑर्डर कॉम्प्लेक्स रिएक्शन गिवन है, कॉम्प्लेक्स रिएक्शन। तो 3A गिव्स आउट B, तो रेट लॉ क्या लिखेंगे, सिंस ये गिवन है सेकंड ऑर्डर, तो रेट का वैल्यू होगा K इंटू A का स्क्वायर, ये लिखा हुआ है ना सेकंड ऑर्डर है, इसलिए रेट हो गया K इंटू A का स्क्वायर। अब इसको रेट को क्या लिखोगे, 1 माइनस 1/3 dA/dt विल बी इक्वल टू dB/dt, ऐसे होगा ना, ये हो गया रेट लॉ। रेट माइनस 1/3 dA/dt ऐसा लिखना बताया था, और वो dB/d3 इक्वल टू K स्क्वायर, क्योंकि सेकंड ऑर्डर है, यही है ना। तो रेट ऑफ रिएक्शन की बात करें तो हाँ, अब रेट ऑफ डिसोसिएशन ऑफ A वो क्या होगा, ROD ऑफ A माइनस dA/dt, तो कितना हो गया, KD इंटू A स्क्वायर। तुम्हें KD और K में रिलेशन बताना और कुछ नहीं। यहाँ से क्या हो जाएगा, माइनस dA/dt इसको इज इक्वल टू व्हाट, 3K इंटू A स्क्वायर ना। इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 क्या रिलेशन हो गए, दोनों से क्या वैलिड हुआ, या डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ A इक्वल टू 3K, ये दोनों बैलेंस हो गया। तो इससे क्या मालूम चल रहा है, KD इक्वल टू 3K, यही है ना। क्लियर हुआ, या K इक्वल टू KD/3, मतलब जो उसका डिसोसिएशन कांस्टेंट है बाई कोएफिशिएंट, यही हुआ ना। A का डिसोसिएशन कांस्टेंट KD मान लिया गया बाई उसका कोएफिशिएंट 3, जैसे एक इक्वेशन वहां पे दे दिया, 2A प्लस B गिव्स आउट 3C। अब यहाँ पे माइनस dA/dt के लिए K1 दिया हुआ है, माइनस dA/dt का वैल्यू कितना हो गया, K1 इंटू A स्क्वायर इंटू B ऐसे, और माइनस dB/dt को क्या दिया हुआ, K2 इंटू A स्क्वायर इंटू B, और माइनस dC/dt को, ये तो माइनस नहीं होगा प्लस होगा ना, और dC/dt को क्या दिया हुआ, K3 इंटू A स्क्वायर, तो सबका अपना कांस्टेंट दिया हुआ है, तो कैसे आएगा, तो K से क्या रिलेशन है, तो ये पार्ट मेन है, सबका अपना वही कोएफिशिएंट इज K, ये वैल्यू क्या होगा, A का कोएफिशिएंट क्या है 2 है, तो K1/2, A का K1 लिया था ना, और उसका कोएफिशिएंट 2 है, B का क्या लिया है K2, उसका कोएफिशिएंट क्या है 1, और C का क्या लिया था K3 बाई उसका कोएफिशिएंट कितना है 3 इज इक्वल टू K। ये डायरेक्ट कोई ऑब्जेक्टिव कभी आया तो आया, वैसे इतना आता नहीं है, कभी आएगा तो एडवांस में आगे आ गया, मतलब अनकॉमन क्वेश्चन है, ऐसा है। देख लो, ये क्लियर हुआ, नोट्स में अच्छे से लिखा हुआ, एक बार ध्यान से देख लो। क्लियर है सबको, याद कर लेना, सबका अपना रेट कांस्टेंट रहेगा बाई कोएफिशिएंट K आता है, ये एक ऑब्जेक्टिव डायरेक्टली पूछा जाएगा, सिंस सभी काइनेटिक्स का ही टेस्ट है और केमिकल इक्विलिब्रियम का, तो डायरेक्ट पूछ लेना बोलो। ओके, हाँ सबको क्लियर है। अब यहाँ से रेट लॉ स्टार्ट करते हैं, राइट, देखो इंटीग्रेटेड रेट लॉ, इंटीग्रेटेड रेट लॉ। अब पहले हम लोग कर रहे हैं जीरो ऑर्डर एंड फर्स्ट ऑर्डर, दो ही पढ़ना है, आज जीरो ऑर्डर कर लेते हैं, जीरो ऑर्डर रिएक्शन। तो ये बहुत सिंपल है, यूनिटरी मेथड है, कुछ भी नहीं है। एग्जांपल देखो कौन कौन सा दिया हो, H2 + 3N2, वही मॉलिब्डेनम सरफेस, तो सरफेस पे जितने जाएंगे वही बनेंगे ना, या H2 + Cl2 इन HNu, राइट, 2HCl गैस, तो पूछेगा डायरेक्टली H2 + Cl2 HNu 2HCl गैस,
कि जीरो ऑर्डर है कि फर्स्ट ऑर्डर है, ये डायरेक्ट लर्न करना पड़ेगा। एक्सपेरिमेंट लिया है, जीरो ऑर्डर है तो जीरो ऑर्डर। अब एच आई गोल्ड सरफेस पे ब्रेक होगा, तो बताया था गोल्ड सरफेस के प्रोपोर्शनल होगा, गोल्ड सरफेस हो, मोलिब्डेनम हो, टंगस्टन हो, जो भी सरफेस पे कोई भी ब्रेक हो रहा है तो सब मेटल सरफेस पे डिपेंड करेंगे, उस पर डिपेंड करेंगे ही नहीं, तो रेट क्या हो गया, जीरो ऑर्डर हो गया। क्लियर, जीरो ऑर्डर कौन सा हो गया, एन ए गिव्स आउट बी हो गया इसका, या एन ए से तुम्हें कंफ्यूजन ना हो, जैसे कि ए गैस गिव्स आउट बी हो गया, तो रेट क्या होगा यहाँ पे, के इंटू ए का पावर जीरो, मतलब के रेट कांस्टेंट है, रेट इक्वल टू व्हाट, के ना, तो एक कांस्टेंट रेट से हो रहा है, तो यही तो यूनिटरी मेथड है ना। सोचो तुम 5 डेज में आधी बुक खत्म कर जाते हो, तुम बोलोगे अरे 5 दिन में आधा पढ़ गया मैं बुक, तो कोई पूछेगा कि अच्छा पूरी बुक पढ़ने में कितना टाइम लगेगा तुम्हें, 5 डेज में हाफ खत्म किया तुमने, तो 10 डेज में पूरी खत्म कर दोगे, उसी रेट से पढ़ोगे ना, तुम्हारा रेट स्लो और फास्ट नहीं होगा, तुम्हारा कांस्टेंट रेट है कि एक दिन में इतना पेज पढ़ पाते हो। क्लियर, कोई पूछे 20% पेज खत्म करने में कितना टाइम लगा होगा, तो क्या ये तो तुम लोग के दिमाग में बैठा हो, क्लास 1 to 10 यही तो पढ़ा है तुमने, जीरो ऑर्डर, है ना, कि 5 डेज में 50% बुक पढ़ा था, 20% पढ़ने में 2 डेज लगेगा, यूनिटरी मेथड से हो जाएगा ना। जीरो ऑर्डर का इक्वेशन कुछ भी नहीं पता है, मालूम चल जाए जीरो ऑर्डर है तो यूनिटरी मेथड से सब कर लोगे, और फिर भी इसका इक्वेशन हम लोग डिराइव कर लेते हैं। मान लो कि एक ए गैस है, गिव्स आउट, नोट्स में दिया हुआ है बी गैस प्लस सी गैस है। अब ये टी इक्वल टू जीरो पे क्या हो गया, इनिशियल कंसेंट्रेशन एट टी इक्वल टू जीरो, मान लो ये हो गया, ये जीरो जीरो हो गया। अब टी इक्वल टू टी पे क्या होगा, ये ए माइनस एक्स, ये कितना होगा, एक्स और एक्स, ये होगा ना, रेट ऑफ रिएक्शन आर विल बी इक्वल टू माइनस डी ए बाई डी टी, कितना हो जाएगा, विल बी इज, दिस विल बी इक्वल टू डी बी बाई डी टी, यही होगा ना, दिस इज इक्वल टू डी सी बाई डी टी, ऐसे ये कितना हो जाएगा, माइनस, पहले डी ए बाई डी टी से निकालो, ये मैंने बताया था डी एक्स बाई डी टी आ जाएगा, तो इसी को कर लो डिफ्रेंशिएट, कितना हो जाएगा, माइनस डी ए माइनस एक्स बाई डी टी, तो ये तो कांस्टेंट है, ये कितना आ गया रेट डी एक्स बाई डी टी ना, विल बी इक्वल टू के इंटू ए का पावर जीरो, यहाँ से क्या आ गया, डी एक्स इक्वल टू डी एक्स बाई डी टी इक्वल टू के, इसको इंटीग्रेट कर दो, डी एक्स को इंटीग्रेट कर दो के डी टी से, क्या क्या आएगा, जीरो पे ये एक्स का वैल्यू कितना होगा, टाइम टी इक्वल टू जीरो पे एक्स जीरो होगा, उसमें ब्रेक ही नहीं हुआ, और टाइम टी इक्वल टू टी पे एक्स का वैल्यू एक्स ले लो, ये कितना हो जाएगा इंटीग्रेट करने पे एक्स इक्वल टू के टी ना, एक्स कांस्टेंट रेट से ये ब्रेक हुआ, यही हुआ ना, ए टी एट दैट टाइम कितना होगा, ये हो जाएगा ए माइनस एक्स, मतलब ए नॉट माइनस के टी, ऐसे हुआ ना, ए टी इक्वल टू ए नॉट माइनस के टी, सोच लो। जीरो ऑर्डर इक्वेशन क्लियर हुआ कैसे किया, ये तो वही हो गया ना जो काइनेमेटिक्स में पढ़ा है, कांस्टेंट एक्सेलरेशन से जा रहा है तो क्या लिखते हो, कोई भी चीज ऑब्जेक्ट कांस्टेंट एक्सेलरेशन से जाता है तो v इक्वल टू यू माइनस ए टी, ऐसे लिखते हो ना, या v नॉट माइनस ए टी, जो भी लिखा होगा तुमने, ऐसा कोई रिलेशन पढ़ा हुआ है, ये उसी तरह से हो गया ना, ये टी हो गया, ये इनिशियल हो गया, ये के हो गया कांस्टेंट, और ये टाइम हो गया, तो बिल्कुल काइनेमेटिक्स वाला ही क्वेश्चन बन गया ना। हाँ, कोई डाउट है इसमें, एक्स का टी के साथ ग्राफ कैसा होगा, फिर एक ग्राफ दिया हुआ एक्स का टी के साथ, वो ग्राफ कैसा होगा, एक्स विद द टी, एक्स इक्वल टू के टी, यही है ना, और रेट का टाइम के साथ क्या ग्राफ होगा, टी एक्स बाई डी टी विद द टाइम, रेट चेंज नहीं होने वाला, रेट तो वही रहेगा, तुम कितने दिन पे आओगे, तुम्हारे पढ़ने की स्पीड फिक्स है
है ना, कि एक दिन में 10 पेज पढ़ पा रहे हो तो 10 ही पढ़ पाओगे, रेट तुम्हारा टाइम वो चेंज नहीं होने वाला। बट कंसंट्रेशन का क्या होगा, ए विद द टाइम, कंसंट्रेशन पहले था, धीरे 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 घटते हुए यहाँ पर आ जाएगा, जीरो हो जाएगा ना। जैसे कोई मूविंग ऑब्जेक्ट है, तुम उसको डिसिलरेट करते जाओ, कहीं ना कहीं तो वो जीरो होगा ना, रुकेगा वो। उसी तरह ए जीरो होगा, जैसे तुम्हारा 100 पेज बचा हुआ है स्टार्टिंग में, फिर 90 अगले दिन 90 पेज पढ़ना बच गया, फिर 80 पेज, फिर 70 पेज, फिर कभी ना कभी जीरो हो गया। ये इक्वेशन कैसा आ गया, इक्वल टू 80, इसको वाई एक्सिस ले लो, ये क्या होगा, सी होगा, सी, और ये एक्स, और ये एम, वाई इक्वल टू एम एक्स प्लस सी ना। ये स्टार्ट कहाँ से हुआ, ए नॉट से, और यहाँ पे चला गया। tan थीटा का वैल्यू क्या है, tan थीटा इक्वल टू माइनस के। ये तीन कर्व क्लियर हुआ, कैसे हुआ, जीरो ऑर्डर का इक्वेशन सब क्लियर हुआ। ये मतलब यूनिटरी मेथड है। मान लो कि तुम एक दिन में 2 मैंगो खाते हो, 2 से ज्यादा खाना प्रॉब्लम क्रिएट करता है। एक दिन में तुम 2 मैंगो खा रहे हो, तो कोई तुमसे पूछे कि 1000 मैंगोज है तुम्हारे पास, 1000 मैंगो, दो दो करके खाओगे, 10 दिन बाद कितना होगा, 20 दिन बाद कितना होगा, 50% का बचेगा, बता सकते हो ना। कोई पूछेगा 50% कितने दिन में ओवर कर दोगे, 1000 मैंगोज है, दो दो मैंगो रोज ओवर करोगे, मतलब 500 मैंगो ओवर करने में तुम्हें 250 डेज लगेगा। बट अब 500 बच गया, तो अब उसको आधा करने में कितना दिन लगेगा, मतलब 500 से 250 पे ले आना, तब तो और 23 से होगा ना, 125 डेज में होगा, रोज दो दो मैंगो खाते जाओ। तो ये कौन सा ऑर्डर हो गया, जीरो ऑर्डर, यही है ना। जीरो ऑर्डर क्लियर हुआ, क्या हुआ, क्लियर है ना। मतलब इसके लिए कोई इक्वेशन ये सब चाहिए नहीं, तुम्हें मालूम है क्या चाहिए, वही काइनेमेटिक्स वाला इक्वेशन है, v इक्वल टू यू माइनस एटी या v इक्वल टू वी नॉट माइनस एटी, तो तुम ऐसे ही कर लो। या यूनिटरी मेथड से 4 दिन में 5 आदमी इतने काम करते हैं, तो 10 दिन में 12 आदमी कितने काम करेंगे, वो सब क्लियर। तो देख लो यहाँ पे ये सब कर दिया हुआ। हाँ, इसमें एक डिराइव किया गया है टी हाफ लाइफ पीरियड, ठीक है, ये सब दिया हुआ है, देख लो नोट्स में, ए टी इक्वल टू ए नॉट माइनस के टी, इस तरह से है ना। अब हाफ लाइफ पीरियड क्या हो गया, हाफ लाइफ, हाफ लाइफ पीरियड कितना टाइम, टाइम रिक्वायर्ड फॉर व्हाट, टाइम रिक्वायर्ड फॉर 50% reactant to disappear। 50% कब डिसअपियर होगा, इसको क्या बोलेंगे, टी हाफ, और टी 50%, टी 80% बोले मतलब टाइम रिक्वायर्ड फॉर 80% रिएक्टेंट टू रिएक्ट, है ना। मैंने बोला ना 80% बुक कब खत्म करोगे, तो मतलब 20% बचा रहेगा तुम्हारा बुक, और 80% पढ़ गए। कोई बोले टी 25%, मतलब 25% कंप्लीशन में कितना टाइम लगेगा, वही ना, टाइम रिक्वायर्ड फॉर 25% ऑफ द कंप्लीशन, राइट। एट जब ये 50% रिएक्ट करेगा, तो ए एट दैट टाइम कितना बच जाएगा, हाफ तो रिएक्ट कर गया, हाफ बच गया। इसको ठीक से समझ लेना, ये पार्ट पता नहीं, छोटा सा कंफ्यूजन हमेशा रह जाता है। मतलब स्टार्टिंग में 80% रिएक्टेंट रिएक्ट कर गया, तो बचेगा कितना, 20% ही ना। तो ये ए नॉट बाई 5 बच जाएगा 20%, और टी 25% रिएक्ट कर गया, मतलब ए उस समय कितना रिमेनिंग रहेगा, 25% कंप्लीट कर दिया तुमने, 75% रिमेनिंग रह गया ना, तो 3/4 ए नॉट ऐसे लिख सकते हैं ना। जैसे टी 1/8 लिखे मैं, टी 1/8 मतलब क्या होगा, ए उस समय कितना बचा रहेगा रिमेनिंग, 1/8 ओवर हो गया, 7/8 बचा रह गया। ये क्लियर हुआ सबको, ये नोट कर लो, टी 3/4 मतलब 3/4 कंप्लीट हो गया, और 1/4 बचा रहेगा उस समय।
समय इतना रहेगा T3/4 पे। इसका मीनिंग क्लियर हुआ सबको? अभी इसका स्क्रीनशॉट ले लो। हाँ, तो T90% मतलब 90% कंप्लीशन, 10% रिमेनिंग, 10% बच गया। तुम्हें हर जगह रिमेनिंग वाला पार्ट लिखना है। AT = A0 - T था ना, AT कितना बचेगा वो मतलब था। क्लियर? ओके। तो T50% पे देखो क्या लिखोगे। जब ये T50% हो गया तो AT का वैल्यू कितना हो गया? ये AT का वैल्यू A0/2 है। तो इसके इक्वेशन पुट करें हम लोग। इक्वेशन क्या था? AT = A0 - KT ना। तो एट हाफ लाइफ कितना बचेगा? A0/2 बच गया और ये A0 हो गया माइनस KT हाफ। तो T हाफ कितना आ गया यहाँ से? देखो तो T हाफ का वैल्यू जो होगा वो बन जाएगा A0/2 के। दिया हुआ है A0/2 के। देखो डिराइव किया है T हाफ = A0/2 के। 50% पे इतना टाइम लगेगा। तो T कंप्लीशन कितना होगा? हाँ, तो यहाँ T हाफ प्रोपोर्शनल टू A है ना, तो दोनों का ग्राफ क्या होगा? T हाफ और A का क्या ग्राफ होगा? ये T हाफ है और A है। जैसे जितना ज्यादा A होगा उतना T हाफ बढ़ते जाएगा। तुम्हारे पास 1000 मैंगोज है तो तुम उसको खत्म करने में 500 डेज लगा रहे हो, हाफ करने में। 10,000 बन गया तो उतना ही खत्म करने में उतना टाइम लगेगा तुम्हें। मतलब जितनी मोटी बुक होगी तुम्हें उतना ही ओवर आधा खत्म करने में उतना ही टाइम लगेगा ना। T हाफ इज प्रोपोर्शनल टू A। T हाफ और A का ग्राफ पूछा जाए 1/2K × A है ना। ये हो गया x एक्सिस और T हाफ क्या हो गया? y एक्सिस। ये क्या हो गया? स्लोप ना, y = mx। T हाफ इतना है तो नेक्स्ट पे देखो T कंप्लीशन कितना होगा? T हाफ जितना हो गया उसका डबल ना। हाँ, तो 2 × T हाफ ना, क्योंकि रेट कांस्टेंट है। तुम 5 डेज में बुक को आधा खत्म कर रहे हो तो पूरा खत्म करने में उसका डबल लगेगा, 10 डेज लगेगा। तो 2 × कितना हो गया? A0/2 के ना, तो ये आ जाएगा A0/K। उसके बाद ये ओवर हो गया, रिएक्शन खत्म हो जाएगा तो बोलोगे ओवर कर दो। ये कंप्लीशन टाइम हुआ। पॉइंट क्लियर है? ओके, जीरो ऑर्डर हम लोग ने पूरा कर लिया।